इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गधा कोई नहीं होता है। ऊपर वाले ने सब लोगों को सेम ब्रेन दिया है। उसका डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम और आप जो हैं ये बड़े आराम से हिंदी और जो भी इस एरिया में है वो भोजपुरी बोल लेते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते। लेकिन सिर्फ वही बात है कि जो हमारे वेस्टर्न कंट्री है वहाँ इंग्लिश बोली जाती है, जहाँ फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है। वहाँ का इन्वायरमेंट इस प्रकार का है। अगर बच्चों को हम उस प्रकार का इन्वायरमेंट देंगे, डेवलप करने का मौका देंगे, तो 100% सारे बच्चे अच्छा करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सब लोग क्रिकेट खेलेंगे तो सब लोग सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे, लेकिन इतनी ज़रूर है कि वो अपने फिजिकल फिटनेस को सही रखेंगे और अच्छा खेल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी बच्चे हैं, बच्चे बहुत, जिसको हम लोग बोलते हैं हमेशा, जो हमारी एकेडमिक डायरेक्टर है वो हमेशा बोलती हैं कि बच्चे जो है वो बिल्कुल गीली मिट्टी के समान है। अब जो टीचर है और स्कूल और साथ में पेरेंट, ये मिलकर के उसको गढ़ते हैं और एक सुंदर आकार देते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चे सभी अच्छे हैं, सिर्फ उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट और प्रॉपर सपोर्ट दीजिए। वो देखिए किस प्रकार से शाइन करते हैं। जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव और आप प्रोग्राम देख रहे हैं काशी संवाद। इसके तहत हम लोग मित्रों आज आए हुए हैं, एजुकेशन जो हमारा सेगमेंट होता है उसके तहत आए हुए हैं। और जहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए हैं ये बनियापुर में स्कूल है, सनी वैली एकेडमी, और इसके डायरेक्टर हमारे जो हैं वो हैं राजीव भूषण सिन्हा जी, जो कि इनके विद्यालय के विषय में थोड़ा सा मैं बात बता दूं कि काफ़ी एजुकेटेड और आज के परिवेश में एकदम परफेक्शन के साथ ये पढ़ाई करते हैं, जो कि बच्चे यहाँ से निकले तो वो अपने जो कि मुकाम उनकी है, जो भी सफलता है वो प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले सिन्हा सर, आप अपना परिचय हमारे चैनल को दें, उसके बाद हम सवालों का सिलसिला से। मेरा नाम राजीव भूषण सिन्हा है और मेरा ये स्कूल सनी वैली एकेडमी, मैं अभी यहाँ पर निदेशक हूँ। और स्कूल हमारा 2011 में स्टार्ट हुआ और हम लोग लगभग अब 14 सेशन चल रहा है। और हमारे इस एरिया में शुरू से ही, क्योंकि एजुकेशन के रेस्पेक्ट में ये एरिया बहुत ही पिछड़ा रहा है हमेशा से। अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल पाई है इस पूरे एरिया में। तो जब हमने यहाँ पर स्कूल स्टार्ट करने की सोची, जो हमारे ताऊ जी थे श्री नरेश चंद्र जोशी, वो पहले यहाँ पे जमींदारी हुआ करती थी, उस समय से वो थे। तो उनका एक सपना था कि यहाँ पर एक ऐसा स्कूल खोला जाए जो इस एरिया के बच्चों को ज़्यादा अच्छी एजुकेशन और साथ ही साथ जो भी हम लोग दूसरी हेल्प कर सकें वो स्टार्ट किया जाए। तो फिर हमने निदेशिका श्रीमती दीपिका जोशी जी है, उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने ये स्कूल स्टार्ट किया। स्कूल अब हमारे बहुत सारी मुकाम को हासिल कर चुका है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पाई है और इसी संदर्भ में हम ये बोल सकते हैं कि इस एरिया में जो सबसे कह सकते हैं कि 2000 अभी जो निकट भविष्य में अभी जो तुरंत हुआ था, वो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था, उसमें स्कूल को 5 स्टार रेटिंग मिली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। वो हम लोगों को आदरणीय CDM साहब ने दिया था। तो एक स्कूल में एक बहुत सारी चीज़ों में, स्कूल बहुत चीज़ों में एक्सेलेंस कर रहा है। एजुकेशन में बहुत चीज़ें की जा रही हैं। हम लोग 1-to-1 पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि एक अच्छी खासी ये एरिया में अच्छे खासे ऐसे स्टूडेंट अब डेवलप हो रहे हैं जो रियली में देश के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही हमें पता चला कि इस बार के MBBS के एग्ज़ाम में भी हमारे 2 बच्चों ने बहुत अच्छे रैंक पाए। तो स्कूल इसी समय चल रहा है। मेरे अपना हम 2001 से एजुकेशन में हैं, तो लगभग 22-24 साल हमारी हो गई। रेस्ट जो दीपिका मैडम हैं वो लगभग 1995 से एजुकेशन में हैं, तो उनका एक अच्छा लंबा
अपना एक्सपीरियंस है। तो ये हम लोगों ने दीपिका जोशी जो हैं वो यहाँ पर एकेडमिक्स की डायरेक्टर हैं और मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ। तो सर, जो कि सबसे पहला ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि एक्सीलेंसी अवार्ड जो आप लोगों ने प्राप्त किया सनी वैली एकेडमी ने, तो उसका मतलब मकसद क्या होता है और वो किन विद्यालयों को दिया जाता है? जो एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया था वो ब्रेनफीड जो हैदराबाद की एक रेटिंग कंपनी है और उनके बहुत सारे मैगज़ीन और दूसरी चीज़ें भी आते हैं। तो वो लोग पूरे देश में सर्वेक्षण कराते हैं और जो आउट ऑफ मतलब पूरे इंडिया के जो टॉप 500 स्कूल्स हैं उनके वो रेटिंग करते हैं। रेस्ट उत्तर प्रदेश में जो हम लोगों को जो वाराणसी में हम लोगों को मिला वो पिछले 2 बार और मिल चुका है। और हम लोगों के जो डिफरेंट प्रकार के वो क्राइटेरिया रखते हैं कि आपके एजुकेशन में क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्या नया कर रहे हैं और किस एरिया में कर रहे हैं, बच्चे किस प्रकार से इम्प्रूव कर रहे हैं, इसकी पूरी अच्छी खासी रेटिंग होती है। तो वो हम लोग प्रेजेंट करते हैं, वो लोग भी आकर के चेक करते हैं, तो फिर उसके आधार पर स्टूडेंट एक्सीलेंस अवार्ड मिलता है। एक बार पहले भी हम लोगों को 2022 में भी मिला था। तो अच्छा खासा वो लोग खूब चेकिंग करते हैं, उसके बाद ही फिर ये अवार्ड का रेटिंग और काउंसलिंग करने के बाद ही विद्यालय को देते हैं। बिल्कुल। सर, जो कि आपके पीछे जो है दीवार पे भी जो है राष्ट्रपति, हमारी माननीय राष्ट्रपति जी का फोटो लगा हुआ है, बाहर भी आपको राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया। तो एजुकेशन के किस सेक्टर में आपको राष्ट्रपति से मिलने का और विद्यालय को प्रेजेंट करने का मौका मिला? जी, एक्चुअली क्या था कि अभी कुछ दिन पहले ही जिस समय चंद्रयान का लॉन्च हो रहा था उस समय उन लोगों ने एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया था। इसके आधार पर स्कूल के कई सारे बच्चों ने कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ सबमिट करवाए थे। फिर उनका एक हुआ था, मतलब एक कंपटीशन हुआ था। उसके बाद बच्चे इसरो जो हैदराबाद में है वहाँ पे वो भी गए थे। तो इसरो का जो वहाँ पे एक सेंटर है वहाँ पे भी बच्चे गए थे, वहाँ पे कंपटीशन था। वहाँ पे वो लोग जब सक्सीड किए तो उन लोगों को चिल्ड्रंस डे पे उन लोगों को बुलाया गया था। तो उसके आधार उस जो इसरो में जो कंपटीशन हुआ था उसके आधार पर जो सक्सेसफुल बच्चे थे उनको वहाँ पर एक सम्मान देने के तौर पर हम लोगों ने वहाँ पर हम लोग को बुलाया गया था। स्कूल के 2 बच्चे, एक्चुअली उस समय 4 बच्चे था, एक बच्चा बीमार हो गया था। तो हम लोग वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पे राष्ट्रपति जी के साथ हम लोगों का मुलाकात हुआ और फिर एक छोटा सा ब्रेकफास्ट का आयोजन था। वो राष्ट्रपति जी के साथ बच्चों ने नाश्ता किया था। जैसा कि आपने अभी तक इंट्रोडक्शन देखा सनी वैली एकेडमी का, अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं मित्रों। और सवाल जो हमारे रहेंगे वो तो आप सभी लोग जानते हैं कि कितने गुण होते हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि 2014 के बाद माना जाता है कि सरकार बदल गई, देश बदल गया, सब कुछ बदल गया। ब्रिटेन और अमेरिका के कुछ पेपर्स ने निकाला था कि भारत को सच्ची आज़ादी जो है वो 14 के बाद मिली। अब जो भी सच्चता हो, जो भी चीज़ें हो, लेकिन हम एजुकेशन पे आते हैं। 2014 के पहले के एजुकेशन और 2014 के बाद के एजुकेशन, आफ्टर और बिफोर, इसमें आपको क्या बेसिकली का अंतर लगता है और ये कितना कारगर है, क्या पहले और अब? सर, ऐसा है ना कि अब जो 2014 के बाद जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उन्होंने शिक्षा को एक्चुअली में प्रैक्टिकल बनाया। उसमें एक बहुत बड़ा चीज़ हम लोग हमेशा हम लोग भी जानते हैं और ये चीज़ें हैं कि हमारे जो पूरे भारत छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड में अगर आप चले जाएंगे तो अभी भी बहुत सारे CEO और सब लोग जो हैं, जितने CEO हैं वो सब मोस्टली इंडियन हैं। ठीक है, गूगल ले लीजिए, सब जगह लीजिए। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि CEO तो सब बन जाएंगे, अपनी कंपनी नहीं शुरू होती है, वो कंपनी पूरी डेवलप नहीं हो पा रही है। प्रॉब्लम कहाँ है? हमारी जो शिक्षा है वो बिल्कुल किताबों तक सीमित रह गई थी। बुक वर्म तो हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है कि हमारी जो शिक्षा थी मूलतः थ्योरी पर चली गई थी, जिसकी वजह से जो क्रिएटिविटी है बच्चों की वो कभी बाहर नहीं आ पाती थी। ये जो नई शिक्षा पद्धति है वो इस बात पे शुरू से बच्चों को डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया और जो अर्ली एज की जो शिक्षा है उसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बनाया गया। कहने का मतलब है कि जो पढ़ाई, जो एजुकेशन जो बिल्कुल बुक और थ्योरी पर थी, अब उसको प्रैक्टिकल और एक्चुअल अप्रोच के आधार पर किया गया, जिसकी वजह से निश्चित तौर पे हम ये नहीं बोलेंगे कि तुरंत रिज़ल्ट आ जाएगा,
लेकिन हाँ, इसका बहुत 100% बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। वो कुछ समय के साथ धीरे धीरे करके आ पाएगा। तो बच्चों में क्रिएटिविटी, हमारे प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पे जो स्टार्टअप के लिए जो इतना सहयोग कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा जो फ्यूल मिलना है वो इस एजुकेशन पॉलिसी से मिलना है। तो वो जो फ्यूल मिलना है वो डेवलप करने, वो जो कच्चा माल तैयार करने था, वो अब शुरू हो पाएगा। मतलब ये है कि सर कि अगर देखा जाए तो ये एजुकेशन हमको स्वावलंबी बनाने में पूरा सहयोग करता है। अगर हम कोई स्टार्टअप या स्टैंड अप करना चाहते हैं तो ये एजुकेशन हमको काफ़ी लाभप्रद रहेगा। बिकॉज की जो पहले की एजुकेशन थी वो हमको किताबी कीड़ा बनाती थी, और बेरोज़गारी के भी रेशियो बहुत तगड़ा, वही बेरोज़गारी जो मुझे लगता है अभी तक हम लोग उसको बियर कर रहे हैं। सर इसी से संबंधित ये कि क्या आज का एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम चल रही है या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम चलती है, क्या इतना लेंदी है कि बच्चों को स्कूल के अलावा ट्यूशन की भी आवश्यकता पड़ जाती है, कोचिंग भी मैं बोलूँगा, ट्यूशन की आवश्यकता पड़ सकती है? सर देखिए, ऐसा है कि अगर सही पढ़ाई हो, जैसे हमारे स्कूल में पीटीएम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये कि हम लोग ज़रूर ये पूछने की कोशिश करते हैं कि आपका बच्चा कहीं पढ़ तो नहीं रहा है, ट्यूशन या कोचिंग की ज़रूरत तो आपको नहीं महसूस हो रही है। क्योंकि हमारा उद्देश्य, एक्चुअल स्कूल का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि बच्चों के अच्छा सर्वांगीण विकास करना। इसमें 100% स्कूल को इम्पोर्टेंस देना है, स्कूल को पढ़ाना है। कोचिंग और ये चीज़ें ये कभी भी हमारे साथ नहीं थी, लेकिन अब जो है ये कॉन्सेप्ट बन गया है। दोनों तरफ से गलतियां हैं, एक तो स्कूल की भी अपनी गलतियां हैं, विद्यालय जो है धीरे धीरे कुछ कमर्शलाइज होने के बाद ये भी चीज़ें हुई कि ट्यूशन और कोचिंग को साथ में इनकॉर्पोरेट करने लगे, वो एक है। दूसरा पेरेंट का भी है। अभी पेरेंट भी बहुत बार ये सोचता है कि हम बच्चे को और क्या दे सकते हैं, तो उसको लगता है कि नहीं, हम अगर शायद ट्यूशन दे दें तो मेरा काम समाप्त हो गया। ये वाली चीज़ से हमको हटना होगा। कोचिंग और ट्यूशन कभी भी बच्चे का भला नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बच्चे को स्पून फीडिंग करा रहा है। स्पून फीडिंग कराने का मतलब हुआ कि स्कूल में से कुछ होमवर्क मिला, बच्चे ने उसको वहाँ पर साथ में मिलकर के कराया। मेनली बेसिकली यही होता है। अच्छे कॉलेजेस को, अच्छे कोचिंग को छोड़ करके स्थिति यही है। तो मेरा ये कहना है कि करना बस यही है कि स्कूल तो कभी भी इसको प्रमोट नहीं करेगा, लेकिन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई का स्तर बहुत सारे स्कूलों में और चीज़ों में नीचे गया है, जिसकी वजह से इसकी ज़रूरत महसूस होती है। सभी विद्यालय प्रबंधन को ये सोचना होगा कि ट्यूशन कोचिंग कभी भी हमारे इसका हिस्सा नहीं थी और नहीं होना चाहिए। जैसा मित्र, जब मैंने कई बार बोला भी है और अच्छे हमारे एकेडमिक जो ग्रुप के लोग हैं वो बताते भी है कि इसको हमने कई बार बताया, अपने एकेडमिक जो हमारे टीचर्स रहे हैं उनसे भी बात की, उन लोगों ने भी यही चीज़ कहा है कि कोचिंग कभी भी स्कूल का पार्ट्स नहीं रहा है। और अगर अच्छा बच्चा है तो स्कूल में इतनी पढ़ाई पढ़ा दी जाती है हम लोग कि उसको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या ट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। सर इससे अगला सवाल हम कर रहे हैं कि क्यों बच्चे या क्यों गार्जियन सनी वैली में पढ़ाएं? ऐसा क्या है हमारे स्कूल में कि जो कि हमको दूसरों से अलग और बच्चों को हम तैयार करें? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारे स्कूल में एक जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि हमारे 1-to-1 की पढ़ाई है। हम लोगों ने हमेशा ये ध्यान रखा है कभी भी इस क्लास का स्ट्रेंथ ऐसा ना हो कि बच्चे टीचर के बीच में किसी प्रकार का गैप आए, बच्चा डायरेक्ट पढ़ाई करे। कहने का मतलब ये हुआ कि 1-to-1 पढ़ाई जरूरी है। एक तो ये बात है कि 1-to-1 की पढ़ाई है। दूसरी, बड़ा समन्वय की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी के साथ और साथ ही साथ वैल्यूज़ के साथ। हमारे यहाँ ये बिल्कुल हम लोग इंश्योर करते हैं, बिल्कुल ये करते हैं कि किसी भी प्रकार से वैल्यूज़ में बच्चों में कमी ना हो। बहुत सारे गुण, ये कह सकते हैं कि आज का समय में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक, कि बच्चों में वैल्यूज़ की कमी हो रही है। तो वैल्यूज़ ज़रूर होना चाहिए बच्चों में संस्कार बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को नए टेक्नोलॉजी के साथ अवगत होना चाहिए। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है कि जैसे हम लोग के समय में पहाड़ा जिसको बोलते हैं टेबल, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। आज के समय में थोड़ी सी इस चीज़ों में हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा अंतर आ गया है।
पहाड़ सबके हाथ में मोबाइल है और सबके हाथ के मोबाइल में कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है। तो पहाड़ा 25 तक बच्चे ने याद कर लिया, उसमें अब कोई नहीं है। थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम आएगी, बच्चा के हाथ में मोबाइल है या किसी भी बड़े आदमी के हाथ में मोबाइल है, वो कैलकुलेट कर सकता है। तो हमको उस बच्चे को उस पहाड़ा से हटा करके, हम नहीं बोल रहे हैं कि बिल्कुल 1 से 10 या 15 तक नहीं आना चाहिए, हम ये बोल रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो उसको जानना पड़ेगा, नए टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है। हमको पेंट से ज़्यादा अब कैनवा पर ज़्यादा ध्यान देना है। नॉर्मल जो चीज़ें हैं उसको बच्चे को नए चीज़ों को समझना होगा। हम जानते हैं कि बच्चा यूट्यूब है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब से लाखों लाख कमा रहे हैं, वो अच्छा करियर है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो यूट्यूब वाली चीज़ बिल्कुल गलत है, सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर ही बनोगे तो ही तुम्हारी इज्जत होगी। रेस्पेक्ट दोनों चीज़ों में है, इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। तो हमको वो भी सोचना होगा, वो सब चीज़ों को भी ध्यान में लाना होगा, क्योंकि और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपकी जो बात करने की शैली है, आपकी जो नॉलेज है, वो जब अगर अच्छी होगी तो वो सभी चीज़ें अपने आप बहुत अच्छे फॉर्मेट मिल जाएगी। हमेशा कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर को अगर पेन पकड़ा दिया जाता तो वो शायद वो बहुत अच्छा नहीं कर पाता, और आज वो सब लोग जानते हैं कि वो मास्टर क्रिकेट का भगवान है। तो सिंपल सी बात ये है कि हमको सब कुछ देखना है। जो हम लोग को बोल सकते हैं कि जो सभी प्रकार के जो चैनल हैं उन सब में फॉर्मेट में जाना है, बच्चे को जाने दिया जाए, जिसमें कि सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर ही जो हम लोग के समय में हुआ करता था वो अब नहीं है। अब हज़ारों ऐसे कैरियर ऑप्शन हैं, तो उन बच्चों को उस तरीके से डेवलप कराना वो हमारा स्कूल का एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो इसी फॉर्मेट में अभी हम लोग का जो एनुअल फंक्शन होने वाला है वो नॉर्मल फंक्शन से बहुत अलग इसलिए होगा क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ डांस हो जाए, सिर्फ चीज़ें हो जाए, वो नहीं, क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। उसी के लिए हमें अभी एनुअल फंक्शन भी होने वाला है, हमारा 6 दिसंबर को है। सर ये चीज़ कर रहा हूँ, ये जो कि हमको ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आई उसके तहत हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। सर यहाँ पे जो कि हम देख ले तो ये थोड़ा सा शहर से हटके एरिया पड़ता है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है कहने है कि ग्रामीण बेल्ट थोड़ा सा पड़ता है। तो यहाँ पे चैलेंजेस भी आपके साथ बहुत होगी, क्योंकि हम लोग को कन्वर्जन करना पड़ता है ना। कोई चीज़ अगर हम लोग को कोई पे किया तो उसके बदले में उनको वापस क्या किया, ये इंपॉर्टेंट रखता है। इसी से संबंधित सवाल है सर कि यहाँ पे घोड़े भी आते होंगे और गधे भी आते होंगे, तो आप कैसे उनको जो वीक है, या एक जनरली लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ मैं, तो उस गधों को घोड़े के बराबर दौड़ने के लिए, डर्बीशायर में दौड़ने के लिए आप कैसे तैयार करते हैं? सर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गधा कोई नहीं होता है, ऊपर वाले ने सब लोगों को सेम ब्रेन दिया है। उसका डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम और आप जो हैं ये बड़े आराम से हिंदी और जो भी इस एरिया में है वो भोजपुरी बोल लेते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते। लेकिन सिर्फ वही बात है कि जो हमारे वेस्टर्न कंट्री है वहाँ इंग्लिश बोली जाती है, जहाँ फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, वहाँ का इन्वायरमेंट इस प्रकार का है। अगर बच्चों को हम उस प्रकार का इन्वायरमेंट देंगे, डेवलप करने का मौका देंगे, तो 100% सारे बच्चे अच्छा करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सब लोग क्रिकेट खेलेंगे तो सब लोग सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे, लेकिन इतनी ज़रूर है कि वो अपने फिजिकल फिटनेस को सही रखेंगे और अच्छा खेल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी बच्चे हैं, बच्चे बहुत, जिसको हम लोग बोलते हैं हमेशा, जो हमारी एकेडमिक डायरेक्टर है वो हमेशा बोलती हैं कि बच्चे जो है वो बिल्कुल गीली मिट्टी के समान है। अब जो टीचर है और स्कूल और साथ में पेरेंट, ये मिलकर के उसको गढ़ते हैं और एक सुंदर आकार देते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चे सभी अच्छे हैं, सिर्फ उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट और प्रॉपर सपोर्ट दीजिए, वो देखिए किस प्रकार से शाइन करते हैं। सर इस बात से मैं सहमत हूँ। सर अपनी सनी की जो स्कूल हमारा है, सनी अकेडमी है, उसको आप कौन कौन फैकल्टीज़ है और उस पर जो टीचर्स आपने रखे हैं, टीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, टीचर भगवान से ही बड़ा रूप हम लोग में माना जाता है, तो जो टीचर उनकी अर्हताएँ, एबिलिटीज़ क्या होती हैं और उसको आप कैसे ट्रीट कर? देखिए, स्कूल का जो सबसे बेसिक कह सकते हैं कि जो पिलर हैं वो टीचर्स हैं, और टीचर्स हम अपने स्कूल में इस बात का बिल्कुल ध्यान रखते हैं। इसलिए बहुत बार
थोड़ी दिक्कतें भी आती हैं, चूँकि आपने जैसा बताया कि हमारा स्कूल जो है वो थोड़ा इंटीरियर में पड़ता है। अब हालांकि हम ये नहीं बोलते हैं क्योंकि इंटीरियर से हम थोड़े अब एक्सटीरियर में आ गए हैं, लेकिन दिक्कतें आती हैं। लेकिन हम लोग जो टीचर रखते हैं वो 100% ये सोच के रखते हैं कि थोड़े एक्सपीरियंस हों, प्रॉपर एजुकेटेड हों। बहुत सारे चीज़ों में कई बार ऐसा होता है, हमने बोला कि शिक्षा एक ऐसा चीज़ हो गया है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का स्तर है। होता ये है कि हम लोग जो टीचर्स रखते हैं उनकी प्रॉपर जो क्वालिफ़िकेशन है दैट इज़ वो तो वहाँ से लाए हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब टीचर आते हैं तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और रेगुलर ट्रेनिंग होती है। ये एक टीचर को एक अच्छा टीचर में कन्वर्ट करता है। टीचर सभी हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं, लेकिन अच्छे शिक्षक आपको और हमको सब याद रहते हैं। वो शिक्षक जो हैं, जो अच्छे शिक्षक होते हैं, उनको बनना होता है, उनको डेवलप करना होता है। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप और हम सभी जानते हैं कि जिस समय 2020 में जो कोरोना आया, उस समय टीचर ने एक बिल्कुल मेटामॉर्फोसिस हुआ। एक टीचर जो सिर्फ क्लास में पढ़ाता था, वो बिल्कुल एकाएक उसको ऑनलाइन जाना पड़ा। तो टीचर तो एक ऐसा है जो एक्चुअली रेगुलर उसकी वर्किंग होनी चाहिए, रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि टीचर्स का रेगुलर ट्रेनिंग हो और साथ ही साथ उनको कई सारी जगहों पे भेजते हैं जिससे वो बहुत नई नई चीज़ें लेके आएँ और हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कराएं। तो टीचर हमारे यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ वो क्लास में जाते हैं। उसके अलावा जितने टीचर हैं उनकी रेगुलर लेसन प्लान प्रॉपरली देख करके की जाती है। हमारे यहाँ कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट विदाउट प्लानिंग के चला जाएगा। तो एक बहुत लंबी अच्छी खासी प्लानिंग है, वो सब मिल कर के करते हैं। उसके द्वारा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सके। मतलब एक तरीके से सर क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं और एक्शन प्लान पहले से आपके पास उपलब्ध रहता है। चलिए सर, लास्ट 2 सवाल कि अगर कोई बच्चे को स्किल डेवलपमेंट या हम करें पर्सनालिटी डेवलपमेंट या उसको हम करें कि किसी और भी मेंटल एबिलिटीज़ पे, तो आप उन बच्चों को कैसे कैटेगरीज वाइज बांटते हैं कि इनके अंदर कुछ आप गुण देखते होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें देखते होंगी जो कोई जैसा कि आपने अभी बोला कि पढ़ाई नहीं कई चीज़ों में हो जा सकता है। फॉर एग्जांपल यूट्यूबर भी है तो बहुत अच्छे लेवल का बनेगा, अगर क्रिकेटर भी बन रहा है तो बहुत अच्छे लेवल बनेगा, अगर राइटर भी बन रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। तो कैसे आप उसको एनालिसिस करते हैं? हमारे विद्यालय की ये क्या खासियत है? देखिए, हार्वर्ड गार्डनर की एक थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की। उसमें बोला गया है कि 7 प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं। सभी बच्चों में कुछ न कुछ 7 होते हैं, किसी में कुछ थोड़े ज़्यादा होते हैं, किसी में कुछ कम होते हैं। एज ए टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एरिया को वो आइडेंटिफाई करें। हम लोग पूरे साल भर ये 7 प्रकार के डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं और उसमें बच्चा किसी न किसी में बहुत अच्छा करता है। फिर हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उस चीज़ में निश्चित तौर पर उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हमारे जो स्कूल का भी जो सिस्टम है वो यही है, जो 7 मल्टीपल इंटेलिजेंस के आधारित है। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को आइडेंटिफाई उनके वर्किंग के द्वारा हो। जो हमने बोला ना कि 2014 के बाद चीज़ें बहुत बदली। हम लोगों ने जब स्कूल स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने मल्टीपल इंटेलिजेंस पे ही बेस करके स्टार्ट किया था और बहुत अच्छी बात हुआ कि 2014 के बाद जब से गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके बाद जब 2020 में जब हम लोग का न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो उसके बाद उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किया गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मल्टीपल इंटेलिजेंस के आधारित चीज़ बच्चों को आइडेंटिफाई करना, उसको सपोर्ट करना और फिर उसको एनवायरनमेंट देना, ये एक स्कूल का काम है। वो हम लोग कर रहे हैं जिससे बच्चे अपने आप डेवलप हो करके अपने अपने अच्छे फील्ड में, सभी फील्ड में जाएंगे और वो अपना अच्छा करेंगे। सर, लास्ट सवाल, पढ़ाई में जो पढ़ाई आप पढ़ा रहे हैं, एक अगर देखा जाए तो एक जनरल सा पैटर्न होता है, इसको अन्यथा ना लीजिएगा। मैं सनबीम में भी मैंने इंटरव्यू किया हुआ है एजुकेशन को लेके, क्योंकि हम लोग एजुकेशन और हेल्थ पे काम करते हैं लोग। तो ऐसा पढ़ाई में आप क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो बच्चों का बहुत इंटरेस्ट बढ़ जाए और स्कूल जाने के लिए जो है वो तत्पर है? देखिए, एक बहुत अच्छी बात ये है कि 2 चीज़ें इसमें हम बोलना चाहेंगे। हमारे यहाँ एक लर्निंग टाइम बुकलेट का कॉन्सेप्ट है जिसमें कि बच्चे ने घर पे क्या पढ़ाई की
उसकी एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में वो बच्चा लिखता है और पेरेंट उसको साइन करता है, वो हम लोग चेक करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमको पेरेंट के द्वारा फीडबैक मिलता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो ये है कि वो पेरेंट के द्वारा फीडबैक मिला तो ये एक तो ये हो गया कि वो बच्चा पढ़ क्या रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने का सिंपल और सीधा तरीका ये है कि पढ़ाई को जनरल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जोड़ा जाए। स्कूल में अगर ट्रांसवर्स वे पढ़ाना है तो बच्चे अगर जब तक से ऊपर नीचे बैठ करके कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे और ग्राउंड में उसको नहीं देखेंगे तब तक से वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो टीचिंग का प्रोसेस है वो ये है कि किसी तरीके से जो भी चीज़ें हैं, जो भी एजुकेशन, जो भी कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है उनको बच्चों को सामने करके दिखाया जाए या कम से कम वो एक्सपीरियंस कराया जाए। कहा जाता है जितना ज़्यादा सेंस ऑर्गन किसी चीज़ को समझने में यूज हुआ वो उतना ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। तो सिर्फ पढ़ाई की जगह उसको एक्सपीरियंस कराया जाए, अपने आप पढ़ाई जो है वो आसान हो जाएगी, इंटरेस्टिंग हो जाएगी और बच्चे फिर अपने आप स्कूल आएंगे। सर एक चीज़ मैं अपने गार्जियनों के लिए बोलना चाहता हूँ, कई गार्जियन हमारे पास मेल करते हैं, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको बताएं। जो लंच बॉक्स होता है सर, ये रिव्यू है इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ। लंच बॉक्स में अक्सर जो है अब चाहे जिसको जो भी कहा लो, कोई पिज़्ज़ा भेज देता है, कोई फास्ट फूड भेज देता है, तो ये सर कितना प्रॉब्लम करता है। ये हमारे 2-3 हमसे जो थे वो लोग मेल करके रहते कि सर से खवाइए क्या है ये। किंडरगार्टन में खास करके, और खास अब तो खैर 1 to 5 में भी प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने उसका एक जो रास्ता निकाला है वो ये है कि न सिर्फ बच्चों को मोटिवेट करना है, समझाना है कि बेटा जो फास्ट फूड है और जो इस प्रकार के फूड है, जंक फूड है, वो गड़बड़ है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये किया है कि उसको कंसंट्रेट करके उसको एक दिन पे ला दिया है। बच्चों के टिफ़िन में ये अलाउ किया गया है कि आप सैटरडे को निश्चित तौर पे लेके आइए ऐसा, लेकिन मंडे टू फ्राइडे आप नहीं ला सकते। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसको घटा करके उसको बहुत हद तक एक दिन कह सकते हैं कि 20% 10 के आसपास हम लोगों ने किया है। तो आप चाहेंगे कि बच्चा बिल्कुल ही छोड़ दे, ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि उसको कंसंट्रेट करके एक दिन पे कर दें। फिर समय के साथ अगर हमारा और आपका प्रॉपर चीज़ें जब डेवलप होगा, बच्चा भी समझ में आएगा, बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा, बच्चों को एक्चुअली अवेयर कराया जाएगा कि उसका क्या चीज़ है। जैसे एक अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक चीज़ किया था, क्लास 5 ऑनवर्ड हमने किया था कि जितनी चीज़ें वो खाते हैं उनकी लेबल पढ़ाए जाए। लेबल जब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, साइंस टीचर उसको बताता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उस पर लेबल पे लिखा हुआ है, और अपने आप जो उसमें गड़बड़ चीज़ें हैं उसको समझ में आएगा। और उसके बाद टीचर उसको बताता है कि बेटा इस चीज़ में, जैसे बहुत अभी हो भी रहा है आइसक्रीम, अभी पूरा शादियों का माहौल है, सब जगह आइसक्रीम मिल रहा है, ठंडे में भी बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। और तो आइसक्रीम को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो थोड़ी देर एकदम उसको गलने दीजिए और थोड़ी देर छोड़ दीजिए तो दिखेगा कि कितना उसमें पाम ऑयल है। तो टीचर जितने थे, शिक्षकों ने उन चीज़ों को लाया, आइसक्रीम लाया और उसको छोड़ दिया। सुबह लाया, शाम तक में उसमें जो पाम ऑयल था वो दिखने लगा। अब आपको जब बच्चों को ये दिखाएंगे कि देखो बेटा ये आइसक्रीम में इतना पाम ऑयल है, आप जो खा रहे हैं उसकी ये स्थिति है। बच्चों को एक्सपीरियंस कराया, बच्चे ने बोला कि हाँ सर आइसक्रीम अब नहीं खाना है। बहुत चीज़ें इससे कम होंगी। बच्चों को डरा करके, आज के समय के बच्चों को आप बोलेंगे कि डरा करके कि नहीं तुमको नहीं खाना है, तो ये थोड़ा उसके लिए भी मुश्किल वाला चीज़ है और आपके लिए भी मुश्किल की चीज़ है। उसको एक्सपीरियंस कराइए कि नहीं बेटा देखिए कि ये कंडीशन है। लेवल अगर पढ़ाने लगेंगे बच्चों को तो वो जो फास्ट फूड की चीज़ें वो अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाएंगी। सर लास्ट सवाल कि आप जो है अभिभावक को, स्कूल में जो बच्चे पढ़ उनके अभिभावक को हमारे जनपद की क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट संदेश है सर। एजुकेशन अब बिल्कुल पुराने जैसा नहीं रहा, उसको एक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके और एक कह सकते हैं कि 360 तौर पे देखना होगा। बच्चों का सर्वांगीण विकास जो है ना, वो सिर्फ एक वर्ड नहीं है, वो एक्चुअली में है और बच्चों को उस पर फॉर्मेट में करना पड़ेगा। एजुकेशन जो है वो उसके सिर्फ पढ़ाई, उसको पैसा कमाने की चीज़ नहीं है, बल्कि एक कह सकते हैं कि एक अच्छा जो नागरिक बनना है और साथ ही साथ उसको अपने लिए भी बहुत सारा चीज़ करना है। तो उसके लिए वो प्रॉपरली जब एजुकेट होगा, जब शिक्षित होगा,
तो ही वो अच्छा कर सकेगा, और तब जब वो अच्छे से अच्छे अपने लिए अच्छा कर पाएगा तो निश्चित तौर पे पूरा देश जो है वो अच्छा होगा। सर आपने लाइव न्यूज़ के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू आपको, आप लोगों का, सब लोगों के लिए बहुत, आप हमारे स्कूल में आए और बहुत सारी चीज़ें हमको भी शेयर किया, जो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि सर का जो है एनुअल फंक्शन भी होने वाला है सर 6 दिसंबर को तो हम लोग यहाँ पहुँचेंगे और करेंगे। और मित्रों, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जो बड़ी पर्सनालिटी होती है उसको हम लोग 15 मिनट 20 मिनट में उसको हम लोग सहेज नहीं सकते। जैसे कि बड़ी पर्सनालिटी हैं डायरेक्टर सिन्हा सर, तो हम इनसे इसी वादे के साथ अलग हो रहे हैं लाइव न्यूज़ के कि हम लोग को जब भी ये मौका मिलेगा, अच्छी चीज़ें कुछ आएंगी, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आएंगी या स्किल डेवलपमेंट पे आएंगी, तो ये हम लोग को ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। देखते रहिए आप जो है काशी संवाद।